हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 5 स्टेप्स ह्यूमन न्यूट्रिशन में फॉलो होते हैं वो पांचों स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और कैसे ये फॉलो होते हैं। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन क्या होता है और रिस्पायरेशन किसे कहते हैं और रिस्पायरेशन से होता क्या है। रिस्पायरेशन क्या चीज है? इनहेल ऑफ ऑक्सीजन और एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्या यही रिस्पायरेशन है? हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको श्वसन। तो श्वसन का मतलब क्या होता है? तो श्वसन का मतलब केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना, इस प्रोसेस को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। और ब्रीदिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। जबकि रिस्पायरेशन जो है ये एक वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एनर्जी उत्पन्न होती है, और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है जिसमें कि बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो बॉडी के अंदर जाके चेंज होते हैं, जो एसिमिलेटेड फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे एनर्जी फॉर्म होती है। ये एनर्जी एडीपी के रूप में फॉर्म होती है, और फिर यही एनर्जी जो एडीपी के रूप में फॉर्म होती है ये एटीपी के रूप में जाके स्टोर्ड हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और फिर जो डिफरेंट प्रोसेसेस बॉडी के अंदर होते हैं उनको एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो बॉडी इस एनर्जी को एटीपी से ही प्राप्त करती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो रिस्पायरेशन कहलाता है। यानी रिस्पायरेशन का मतलब क्या हुआ? रिस्पायरेशन का मतलब हुआ कि टू टेक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लेना। अब ऑक्सीजन कैसे आएगी? थ्रू नोज, और नोज से फिर किसमें? नोज से नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से किसमें आएगी? नॉस्ट्रिल से होते हुए ये सीधे पहुंचेगी कहां? ब्रोंचियोल्स, और ब्रोंचियोल से पहुंचेगी कहां? लंग्स में। लंग्स में कहां जाएगी ये? एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई में जाएगी। अभी क्या होगा? एल्वियोलाई में ये ब्लड के साथ मिक्सअप हो जाती है, यानी ये मिक्स हो जाती है किसके साथ? ब्लड के साथ। और ब्लड के साथ जब ये मिक्स होती है तो ब्लड का जो हीमोग्लोबिन होता है वो इस ऑक्सीजन से कंबाइन हो करके क्या बनाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। अभी ये हीमोग्लोबिन जो कि एक रेड कलर का पिगमेंट होता है, रेड पिगमेंट होता है, ये हीमोग्लोबिन इस ऑक्सीजन को लेके कहां पहुंचता है? सेल टू सेल या टिश्यूज में, वहां पहुंच जाएगा जहां पे फूड जो होगा, फूड गेट्स ऑक्सीडाइज, फूड जो है वो ऑक्सीडाइज्ड होगा। अब क्या होगा? इससे एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एनर्जी बनेगी। इसके साथ साथ कुछ वेस्ट मटेरियल बनेंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा और क्या होगा? वाटर। अब क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी? डिफ्यूज इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर ये डिफ्यूज हो जाती है और फिर कहां पहुंचेगी? एल्वियोलाई में, फिर लंग्स में, फिर ब्रोंचियोल्स में, फिर नॉस्ट्रिल में, और फिर नोज के थ्रू क्या होती है? आउट हो जाती है, आउट ऑफ द बॉडी। तो दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज रिस्पायरेशन। ये कंप्लीट प्रोसेस जो होता है वो रिस्पायरेशन कहलाता है। रिस्पायरेशन जो है वो रिस्पायरेटरी सिस्टम के द्वारा कन्वे होता है, और कोई भी ऑर्गन सिस्टम वो होता है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही काम को करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब किसी भी प्रोसेस को कन्वे कराने के लिए डिफरेंट ऑर्गन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे, या उसे ही हम लोग ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। तो आइए हम लोग एक एक करके पहले पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा क्या? पहले हम लोगों ने पढ़ा कि डाइजेस्टेड फूड जो है वो एसिमिलेटेड हो जाता है बॉडी के अंदर, और ये एसिमिलेटेड फूड जो होगा उसका यूज 2 काम के लिए होता है।
सबसे पहला काम तो ये होता है कि एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। एसिमिलेटेड फूड जो है वो यूज किया जाता है भिन्न भिन्न लाइफ प्रोसेसेस के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। और दूसरा काम क्या होता है कि एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड टू मेंटेन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। एसिमिलेटेड फूड का यूज जो है वो बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में भी यूज होता है। तो डाइजेशन के द्वारा जो फूड एसिमिलेटेड होता है बॉडी के अंदर, वो फूड एसिमिलेटेड फूड दो काम के लिए उपयोग में लाया जाता है। पहला तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए और दूसरा कार्य क्या होता है कि फॉर द मेंटेनेंस एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी के सेल्स जो है उनके मेंटेनेंस और उनके ग्रोथ के लिए इनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग सबसे पहले जाने कि रेस्पिरेशन है क्या। रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। यानी द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी from food is called respiration। इसी को क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। वह प्रोसेस जिसके द्वारा जो है वो भोजन से एनर्जी निकलती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहेंगे। यानी रेस्पिरेशन वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा भोजन का जो डाइजेस्टेड फूड है इसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं? तो द प्रोसेस ऑफ respiration involve, the process of respiration involve taking in oxygen, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो सबसे पहली चीज आती है वो ये कि ऑक्सीजन को लिया जाए कहां पे? इनटू द सेल्स, into the cells, taking of oxygen into the cells, using it for releasing energy। इसका प्रयोग जो है वो एनर्जी को रिलीज करने में किया जाए by burning food, फूड। किसके द्वारा? भोजन को जला करके यानी ऑक्सीडाइज करा करके, एंड देन एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट। क्या वेस्ट प्रोडक्ट हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या होगा? वाटर। यही दो वेस्ट बनते हैं। एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इसी को क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन क्या है? वह प्रोसेस जिसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन को लेना, इस ऑक्सीजन का सेल तक पहुंचना ताकि वो एनर्जी को रिलीज कर सके भोजन को ऑक्सीडाइज करके, और फिर इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकाल देना। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी कंप्लीट प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। समझ में आ रही बात ना? तो रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। रेस्पिरेशन जो है वो जीवन के लिए कैसा है? आवश्यक है। क्यों आवश्यक है जीवन के लिए? बिकॉज इट इज द प्रोसेस थ्रू विच एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, एंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ प्रोसेसेस एनर्जी इज नीडेड by an organism, and different kinds of physical work also done by using energy।
भिन्न भिन्न प्रकार के जो फिजिकल वर्क होते हैं वो भी ऊर्जा के द्वारा ही संचालित होते हैं, और इसके साथ साथ ऊर्जा की आवश्यकता जो इंटरनल लाइफ प्रोसेसेस हो रहे हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए लाइफ प्रोसेसेस जो है वो रिस्पायरेशन जो है वो एक एसेंशियल प्रोसेस है, एक एसेंशियल लाइफ प्रोसेस है, जिसकी वजह से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, और ये एनर्जी जो होती है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म को जीवित रखने के लिए आवश्यक होती है। दूसरी चीज कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो सिंपल सा बात है, जान लें इसको कि ब्रीदिंग का मतलब होता है केवल ऑक्सीजन ले लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना। ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन जो होता है वो कंप्लीट एक सिस्टम के द्वारा होता है, जबकि ब्रीदिंग जो है ये स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी सिस्टम की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी चीज जो हम लोग जानेंगे वो ये कि एनर्जी कैसे रिलीज होती है रेस्पिरेशन के द्वारा। तो हाउ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration is stored, कैसे जो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है वो कैसे स्टोर की जाती है, स्टोर कैसे होती है ये एनर्जी। तो इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। देखो, जितनी भी एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान रिलीज होती है, ये एनर्जी किसी भी ऑर्गेनिज्म के द्वारा तुरंत इस्तेमाल नहीं की जाती है, तुरंत इसका इस्तेमाल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसको तुरंत के तुरंत हम लोग या कोई भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल जो है वो इसको, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो तुरंत इसको क्या करे, यूज कर ले, ऐसा नहीं होता है। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन के दौरान ये एटीपी के फॉर्म में शेल के अंदर स्टोर्ड होती है। इस चीज को याद रखिएगा कि एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है रेस्पिरेशन के दौरान ये तुरंत के तुरंत खर्च नहीं होती है, बल्कि ये एनिमल की बॉडी में जो सेल्स है उन सेल्स के अंदर क्या होती है, स्टोर्ड होती है। तो ध्यान रखने वाली चीज यही है, क्या चीज, कि द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग respiration, the energy released during respiration is stored in the form of ATP molecule, in the form of ATP molecule in the cells of the body, in the cells of the body। जो एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन के दौरान वो बॉडी के सेल्स के अंदर एटीपी का फुल फॉर्म क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बॉडी सेल्स के अंदर स्टोर होती है। और जब कभी भी ऑर्गेनिज्म को इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो इस एनर्जी का यूज कर सकता है। अब देखना यह है कि हम लोग अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस चीज को हम लोग जानेंगे। कैसे, सबसे पहले ये जान लो कि रेस्पिरेशन के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एडीपी के रूप में होती है। तो सबसे पहले स्टेप, एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग respiration is in the form of ADP। किसके रूप में ये होती है, ADP के रूप में। ADP क्या है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो जो एनर्जी रेस्पिरेशन के द्वारा प्रोड्यूस होती है वो ADP के रूप में प्रोड्यूस होती है। ADP एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। अब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एडीपी के, ये सेल के अंदर होते हैं। एडीपी में लोअर एनर्जी कंटेंट्स होता है,
एडीपी में जो एनर्जी के कंटेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, लो। एटीपी क्या है, एटीपी जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, यानी जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट होगा तो उसे कन्वर्ट करना है किसमें, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में। और ये कैसे होता है, देखो ध्यान से कि एडीपी जो है ये एक फॉस्फेट को जोड़ लेती है, ये एक फॉस्फेट को जोड़ेगी, डाइफॉस्फेट था, अब ये फॉस्फेट जब जुड़ता है तो कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। किस चीज की जरूरत होती है, एनर्जी की। ये वही एनर्जी है जो रिस्पायरेशन के दौरान बनी है, जो फूड के ऑक्सीडेशन से बनी है। तो एडीपी को फॉस्फेट से जोड़ने में ये एनर्जी खर्च हो जाती है और इस तरह से एटीपी बन जाता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है। लेकिन जब ऑर्गेनिज्म को या एनिमल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो यही एटीपी जो है वो फिर से ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है, और टूट करके ये क्या बनाता है, एडीपी बनाता है। और इसके साथ क्या बनेगा, एक फॉस्फेट निकल जाता है, और जितनी एनर्जी यहां पे इसने स्टोर किया था वही एनर्जी जो है वो निकल जाती है, और ये एनर्जी जो है यूज कर ली जाती है किसके द्वारा, बाय द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो या फिर क्या हो, एनिमल हो, किसी के भी द्वारा। तो इस तरह से हर बॉडी के सेल्स में लो एनर्जी कंटेंट्स जो है, जो एडीपी है, वो उपस्थित होती है। हर बॉडी के सेल्स में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, लो एनर्जी कंटेंट्स जो है वो एडीपी ये उपस्थित होते हैं। और जब ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के द्वारा जब एनर्जी रिलीज होती है तो एडीपी उस एनर्जी को यूज करके एक और फॉस्फेट को अपने में जोड़ लेता है और एटीपी बन जाता है। तो ये जो एनर्जी इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में कंज्यूम होती है, यही निकलती है जब एटीपी टूटता है तो फिर से लो एनर्जी कंटेंट एडीपी बनेगा, जो फॉस्फेट जुड़ा था वो अलग हो जाएगा, और जितनी ऊर्जा यहाँ पे लेकर के ये जुड़ा था उतनी ही ऊर्जा जो है वो निकल जाती है, उतनी ही एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से एनर्जी जो है वो रिस्पायरेशन के दौरान जो निकलती है वो स्टोर होती है, और जब बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो इसी तरह से एनर्जी जो है वो बॉडी के लिए एटीपी से टूट करके निकल जाती है। तो ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो ऑक्सीडेशन के परिणाम स्वरूप एनर्जी बनती है वो निकलती है, वो स्टोर होती है, और जब उस बॉडी को इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो इसी प्रोसेस के द्वारा जो है वो बॉडी को एनर्जी मिल जाती है। अब हम लोगों को देखना है कि रिस्पायरेशन कितने प्रकार का होता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। कितने प्रकार का होता है रिस्पायरेशन, दो प्रकार का रिस्पायरेशन होता है। कौन कौन सा, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा क्या होता है, अनएरोबिक रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन इज ऑफ टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। कितने प्रकार का रिस्पायरेशन होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। दो प्रकार का रिस्पायरेशन होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और दूसरा क्या होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन। ध्यान रखने की बात है कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन है इट takes place in the presence of oxygen, जबकि anaerobic respiration जो है it takes place in the absence of oxygen। एक respiration ऐसा है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और दूसरा ऐसा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा
और दूसरा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन अब्सेंट होती है। तो इन दोनों प्रोसेस में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट की होती है। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, लेकिन इससे पहले कुछ चीजें हम लोगों को जाननी है। हम लोगों को ये जानना है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं और एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो है वो बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं। इन चीजों को हम लोगों को देखना है। तो क्या चीजें हैं जरा हम लोग देख लें। सबसे पहले तो याद रखना कि जो बाई प्रोडक्ट होते हैं उनके वो जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंसी या अब्सेंसी पे डिपेंड करते हैं। कैसे, देखो ध्यान रखिए इस बात को कि जो फूड में होगा वो क्या होगा, सिंपल शुगर। जो चीज ऑक्सीडाइज होती है सेल के अंदर जाकर के वो क्या होता है, सिंपल शुगर। और सिंपल शुगर में क्या हो सकता है, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज। और ग्लूकोज हो या फ्रुक्टोज हो, इन दोनों का जो फॉर्मूला होता है वो सेम होता है। तो देखो सबसे पहली चीज कि ग्लूकोज फॉर्मूला क्या होगा, C6H12O6। यही फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला होता है, C6H12O6। बस अब कोई अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, तो ग्लूकोज जो होता है और फ्रुक्टोज दोनों के अंदर 6 कार्बन होते हैं, लेकिन एक के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा वो ग्लूकोज होगा, और एक के अंदर कीटोन का ग्रुप होता है। तो जिसके अंदर कीटोन का ग्रुप होगा वो फ्रुक्टोज होगा। बस इतना ही अंतर होता है। तो अभी हम लोग क्या कहते हैं, जिस कंपाउंड में 6 कार्बन होते हैं उनको हेक्सोज कहते हैं। तो ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज देखो ध्यान से, ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज ये एल्डोहेक्सोज होता है, एल्डोहेक्सोज। जबकि जो फ्रुक्टोज होगा ये फ्रुक्टोज कीटोहेक्सोज होता है। क्या होता है ये, कीटोहेक्सोज। एक एल्डोहेक्सोज होता है और दूसरा कीटोहेक्सोज होता है। समझ में आएगा। तो कीटोनिक ग्रुप जिसमें होगा वो फ्रुक्टोज होगा, और एल्डिहाइडिक ग्रुप आगे हम लोग जब पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड तो उसमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। ये एल्डिहाइड का है और ये कीटोन का, जिसमें ये रहेगा ये फ्रुक्टोज है, और जिसमें ये रहेगा ये एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के साथ जो जुड़ा रहेगा वही क्या होगा, ग्लूकोज होगा। समझ में आ रही बात ना। याद रखना कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है वो पेंटा हाइड्रोक्सी होता है, यानी 5 जो होते हैं वो OH लगे होते हैं, और छठवां या तो ये होगा या तो ये होगा। तो अगर छठवां ये होगा तो ग्लूकोज है, अगर छठवां ये होगा तो फ्रुक्टोज है। बाकी जो 5 होंगे वो अल्कोहल के कंटेंट्स होते हैं। तो आगे और क्लासेस में जब पढ़ोगे इसको डिटेल में तो पढ़ पाओगे, उसको जान पाओगे कि एल्डोहेक्सोज क्या होता है और कीटोहेक्सोज क्या होता है। बात समझ आ रही ना। और इनके स्ट्रक्चर बहुत सारे बनते हैं, जब बड़े क्लासेस में जाओगे तो पढ़ोगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते हैं इनके। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनता है, हावर्थ फार्मूला बनता है, तो ये सारे, और एक सिंपल फार्मूला, सिंपल चेन या साइक्लिक फार्मूला भी बनता है। तो बहुत सारे इसके फार्मूले बनते हैं। अभी हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है क्या कि ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन एटम है, इज ए 6 कार्बन मॉलिक्यूल, एटम नहीं मॉलिक्यूल। ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है। ये सिंपल फूड होता है जो ऑक्सीडाइज होता है। इट इज द सिंपल फूड विच गेट्स ऑक्सीडाइज। यही वो भोजन है जो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। अब ध्यान देने की बात क्या है, देखो सिंपली जब ग्लूकोज जो होगा, ग्लूकोज ये टूटेगा, यानी जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज टूट करके पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आ रही बात ना। और पाइरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं,
क्यों? क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, पाइरुविक एसिड में केवल और केवल 3 कार्बन होते हैं, तो इसलिए 2 मॉलिक्यूल पाइरुविक एसिड बनेगा। ध्यान रखना इस बात को। इस प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ये प्रोसेस सभी में होना है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे वो एनारोबिक हो, सभी के अंदर ये प्रोसेस होना है। यानी ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पाइरुविक एसिड। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां से अब 2 पथ हो जाते हैं। पहला पथ वो होता है कि जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित है। पहला पथ क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित है। अगर इसके अंदर ऑक्सीजन उपस्थित है तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये क्रैब्स साइकिल को फॉलो करेगा। किसको फॉलो करेगा? क्रैब्स साइकिल को। तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बन जाएगा? वाटर। लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है तो फिर यहां से 2 पथ हो गए। क्या? कैसे 2 पथ हो जाएंगे यहां पे? एक तो ये और एक ये। क्या? कि अगर ये प्रोसेस प्लांट में हो रहा है, किसमें हो रहा है? तो यहां पे एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। याद रखना, अगर ऑक्सीजन नहीं है और प्रोसेस किसमें हो रहा है? प्लांट में हो रहा है, तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। और अगर ये प्रोसेस एनिमल के सेल में हो रही है, किसमें हो रही है? अगर ये प्रोसेस एनिमल के सेल में हो रही है तो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH, क्या चीज है ये? लैक्टिक एसिड। क्या चीज है ये? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। सॉरी, ये लैक्टिक एसिड है, इसका ये तो पाइरुविक एसिड का मैं फॉर्मूला लिखा, ये लैक्टिक एसिड है। पाइरुविक एसिड जो होती है इसका फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड COOH। ये पाइरुविक एसिड है। ये लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड है जिसमें एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों होते हैं। तो अगर एनिमल सेल के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और अगर प्लांट सेल में हो रहा है तो एथेनॉल का फॉर्मेशन होगा। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, फिर बात करते हैं आगे कि कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हम लोग जानते हैं कि देखो, जो पेड़ पौधे होते हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर कोई पौधा ऐसा हो जो कंप्लीटली पानी में डूब गया, पानी में कंप्लीटली डूब गया हो, तो वो पौधा पहले पीला पड़ता है, बाद में क्या हो जाता है? मर जाता है। वो पौधा क्या होता है? पहले पीला पड़ जाता है और बाद में मर जाता है। क्यों ऐसा होता है? कभी कुछ पौधों के जड़ पे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाए, चारों तरफ क्या हो जाए? पानी पानी हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी वो पौधा कुछ दिन के बाद सूखने लगता है, मर जाता है। क्योंकि अगर जड़ों पे वाटर का जो एकत्रित होना है वो ज्यादा हो जाएगा तो पौधे की रूट्स की जो सेल्स होंगी वो उनके अंदर ऑक्सीजन स्टरवेशन होने लगेगा, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी ऑक्सीजन को वहां जाने नहीं देगी। और पौधों के अंदर ऐसी कोई सेल्स नहीं होती है जो वाटर से ऑक्सीजन को रिलीज करा सके। ठीक है, तो ऑक्सीजन के स्टरवेशन की वजह से उसमें रिस्पायरेशन नहीं हो पाएगा, यानी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। तो जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी तो प्लांट्स के अंदर एनर्जी डिफिशियंसी हो जाएगी और पौधे के अंदर पीलापन आ जाता है। तो ये तो हो गया प्लांट्स के अंदर। एनिमल की बात करें, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम लोग अपनी बात करें तो अभी आप किसी दिन ज्यादा दौड़ लगा लो, किसी दिन आप बैडमिंटन खेल लो, किसी दिन ज्यादा क्रिकेट खेल लो, तो ऐसी कंडीशन में आपकी मसल्स जो होती है वो क्रम्प हो जाती हैं और आप कहते हो कि आज खेल लिए इसलिए बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा कहते हैं। इसका रीजन ये है कि जब हम लोग विगोरियस फिजिकल वर्क करते हैं तो हमारी मस्कुलर सेल्स को जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी हमारी उतनी ऑक्सीजन उसको सप्लाई नहीं कर पाती है, लेकिन उन मसल्स को मोर एंड मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में वो मसल्स एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं और उस एनारोबिक रेस्पिरेशन के परिणाम स्वरूप लैक्टिक एसिड
एसिड का फॉर्मेशन होता है, जो लैक्टिक एसिड इन मसल्स के चारों तरफ क्या हो जाती है, जम जाती है, जिसकी वजह से ये स्ट्रेचिंग या जिसकी वजह से पेन होता है, क्रम्पिंग हो जाती है मसल्स में। तो अगर आप लोग सुना होगा आप लोगों ने कि जब कभी ऐसा होता है घर पे आप लोग बोलते हो कि अगर आज हमारे मसल्स में क्रम्पिंग हो गया, आज बहुत खेल लिए तो आज मेरा बांह दुख रहा है या पैर दुख रहा है, तो घर के लोग क्या कहते हैं कि थोड़ा सा गुनगुना पानी में नमक डाल के क्या कर ले, धो ले, क्योंकि गर्म करने पर ये लैक्टिक एसिड जो होती है वो पिघल जाती है और ऐसे में वो वहां से मसल से हट जाती है, जिसकी वजह से वो क्रम्पिंग क्या होगी, समाप्त हो जाएगी और पेन खत्म हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज ये कि ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस तो सब में होता है, इस चीज को याद रखिएगा, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर अनएरोबिक रेस्पिरेशन हो। और ग्लाइकोलिसिस के द्वारा क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस के द्वारा पाइरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल बनते हैं। अब आगे का प्रोसेस जो है वो ये डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन है या नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो क्रैब्स साइकिल फॉलो होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन अब्सेंट है यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो प्लांट्स में होगा तो एथेनॉल बनेगा, एनिमल सेल में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगी। इतनी चीजें क्लियर हो गई? तो इतनी चीजों को हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन के लिए और उन रिएक्शंस को देखेंगे कि कौन कौन सी रिएक्शंस एरोबिक रेस्पिरेशन में होती है और कौन कौन सी एनारोबिक रेस्पिरेशन में होती है। फिर हम लोग देखेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर और प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे किसमें, फिर लास्ट लेक्चर में, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। तेरी कूलनेस का स्वैग कहीं लो ना हो जाए, तेरी लाइफ की स्पीड कहीं स्लो ना हो जाए। जरा ध्यान से सुनो ना फिर बाद में ना रोना, थोड़ी केयर तो करो ना, हाथ अच्छे से धोना, लेट्स रोको कोरोना। थोड़ी केयर तो करो ना।